हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एडिलेड वनडे मैच से जो है अच्छी खबर नहीं है। टीम इंडिया ये मैच हार गई और साथ में सीरीज भी जो है इंडियन टीम के हाथ से निकल गई। किस तरीके से ये मैच पैन आउट हुआ, गेंदबाज बल्लेबाज किसको जो है पकड़ा जा सकता है, कहां पर जो है चूक हो गई, ये सारी बात करेंगे इस ब्रॉडकास्ट के अंदर। प्रदर्शन दिखाएंगे खिलाड़ियों का। तो शुरुआत जो है वो खबर से ही करते हैं, किस तरीके से टीम इंडिया ने ये मैच हारा, आपको पूरी खबर बताते हैं और सीरीज का इसके साथ क्या हाल हो गया है। दूसरे वनडे में 2 विकेट से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया। एडिलेड में 264 रन बनाकर टीम इंडिया हार गई। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज भी टीम इंडिया इसी के साथ हार गई, क्योंकि 3 मैच की सीरीज थी और ऑस्ट्रेलिया के पास अब 2-0 की अजय बढ़त जो है वो सीरीज में हो गई है। 17 साल के बाद एडिलेड में वनडे हारी है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से। तो 17 साल के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने ये कामयाबी हासिल की है, उनके लिए बड़ी कामयाबी, टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है। टीम इंडिया ने एडिलेड वनडे में 3 कैच जो है छोड़े, 1 रन आउट का चांस छोड़ा। वही पुरानी गलती जो अभी एशिया कप खेला था वहां पर टीम इंडिया को कॉस्ट नहीं करी थी। यहां पर एक बड़ी टीम थी, बड़ा मैच था, बड़ा स्टेज था, यहां पर जो है वो उन्होंने उसका भुगतान टीम इंडिया को भुगता दिया और साथ में सीरीज भी जो है हाथ से निकल गई। सर, दूसरा वनडे उम्मीद थी कि वापसी होगी, बेहतर प्रदर्शन तो किया मगर नतीजा जो है वो 0 ही निकला। और आखिरकार जो वही बेसिक्स होते हैं उन्हीं पर काम करने की जरूरत होती है और वही टीम इंडिया को कॉस्ट कर गई। बिल्कुल, जब आप खेल के 3 डिपार्टमेंट की बात करते हैं ना, क्रिकेट की बुनियादी बात जो आपने बेसिक कहा कि बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग, तो अगर आप बैटिंग और बॉलिंग अच्छी कर भी लें और फील्डिंग ऐसी करें जैसी फील्डिंग आज हुई, तो मुझे लगता है कि तब आप शायद 10 में से एक आध मैच किस्मत के भरोसे जीत सकते हैं। वरना एक मैच में अगर आप 3 कैच छोड़ेंगे, 1 रनआउट छोड़ेंगे और वो भी इजी चांसेस छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें से कोई हाफ चांस था आपको, क्योंकि बड़े मैचेस में आपसे उम्मीद ये की जाती है कि हाफ चांस को कन्वर्ट करेंगे। यहां तो उल्टा हुआ, यहां तो इजी चांसेस आपने छोड़ दिए और जब रनआउट मिस हुआ, मतलब समझ में ही नहीं आया कि केएल राहुल थे कहां पर, वो विकेट के पीछे क्यों नहीं थे, क्या वो बचा रहे थे कि ओवर थ्रो ना चला जाए। तो वो मतलब बड़ा खराब फील्डिंग अप्रोच रहा और वही वजह है कि आप इस सीरीज को गंवा बैठे, वरना बड़ा अच्छा चांस था आपके पास एक सीरीज में लेवल करते। फैंस के लिहाज से मजा आता, अगला मैच एक फाइनल सही का होता, क्योंकि फिर जो टीम जीतती वो सीरीज जीतती। लेकिन अब सीरीज आपके हाथ से निकल चुकी है और इसमें दोष बैटिंग बॉलिंग से कहीं ज्यादा फील्डिंग का है, जिसको आपने हल्के में लिया। बिल्कुल जी, कप्तान शुभमन गिल ने बोला है कि वी हैड जस्ट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड. Never easy when you drop couple of chances to be able to defend that kind of a total. In the first game it was toss, crucial था क्योंकि बारिश हो रही थी. But in this game I wouldn't say that much because both the teams played with 50 overs. The wicket was doing little bit initially, but I think wicket settled pretty nicely after 15-20 over. Never easy coming back and play some competitive cricket after a long time, but the initial phase was very challenging. Very pleased the way we batted, fought out in the initial phase. I would say he missed out on a really big knock. वो रोहित शर्मा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया है कि जब आप इस तरीके के टोटल को डिफेंड कर रहे होते हो तो अगर आप कपल ऑफ चांसेस छोड़ देते हो, कैचेस छोड़ देते हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी वो खुश हैं जिस तरीके से बैटिंग की गई है और बैटिंग में उनको लग रहा है कि ये पार स्कोर इंडिया ने यहां पर बना लिया। चलिए जी, कोई बात नहीं, एक बार दिखा देते हैं बल्लेबाजों का प्रदर्शन, उसके बाद गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी बात करेंगे और फिर विराट कोहली की भी बात कर लेंगे जो सेकंड टाइम जो है लगातार डक पर आउट हुए। बल्लेबाजों का प्रदर्शन, शुभमन गिल पिछले मैच में 10 बनाए थे, इस मैच में 9 रन बनाए, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, स्ट्राइक रेट 100 का रहा। फटाफट से बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी दिखाते रहे किसने यहां पर क्या किया है। रोहित शर्मा पर अलग से भी बातचीत करेंगे, 73 रन उन्होंने बनाए, 97 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने बोला कि भाई एक बड़ी नॉक से जो है वो मिस यहां पर कर गए, डिसअपॉइंटेड जरूर यहां पर रोहित शर्मा होंगे। 75 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। बाकी बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। श्रेयस अय्यर, इन्होंने भी वही गलती की, स्टार्ट मिला उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। रोहित शर्मा ने भी वही किया, स्टार्ट मिला, सब कुछ ठीक रहा, उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया एक 264 रन बना पाई, जो शुभमन गिल की नजर में ठीक ठाक स्कोर था, मगर कम से कम 20-30 रन इस पिच पर, जिस तरीके की पिच हो गई थी उस पर कम से कम शॉर्ट था। 300 वाली पिच नजर आ रही थी। केएल राहुल 11 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। हर बार आप उसी खिलाड़ी पर नहीं डाल सकते कि वही आपको जो है बचा के दे। दिल्ली टेस्ट से लेकर जो है
एडिलेड तक वही आपको बचा के दे। वो इन पर बात करनी ज़रूरी है। 3-3 जो है ऑलराउंडर्स खिलाए जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर 12 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, और ये इसलिए भी खिलाए जा रहे हैं कि भाई ताकि जो है बैटिंग डीप हो सके। अब वो बैटिंग डीप जो है आपको बचाती कहाँ है, ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है। नीतीश रेड्डी 8 रन बनाए, 10 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 80 का स्ट्राइक रेट इनका रहा है। अक्षर पटेल एक ब्राइट स्पॉट कहे जा सकते हैं, जिस तरीके से बैटिंग में उन्होंने अपनी बैटिंग में सुधार किया है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में भी वो रन बना रहे हैं, ये एक ब्राइट स्पॉट जो है वो ज़रूर नज़र आया मैच के अंदर। पिछले मैच में भी उन्होंने ठीक ठाक यहाँ पर किया था, ऊपर उनको भेजा जाता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। विराट कोहली 4 गेंदों का सामना किया, पिछले मैच में मेरे ख्याल से 8 गेंदों का सामना किया था, खाता नहीं खुला था, यहाँ पर 4 गेंदों का सामना किया, खाता यहाँ पर भी उनका नहीं खुला है। तो बल्लेबाजों का इस किस्म का यहाँ पर प्रदर्शन रहा है। और सर शुभमन गिल से ही स्टार्ट करें, बाकी टीम के कॉम्बिनेशन पर ही बात करें। आप बहुत ज़्यादा बल्लेबाजों को खिला रहे हो, आपको श्योरिटी नहीं है, आप बहुत बल्लेबाज खिला रहे हो, मगर वो एक तरीके से बीमे की तरह आप खिला रहे हो कि भाई चलो ऊपर से अगर आप विकेटें गिर गई तो ये हो जाएगा, मगर वो बीमा पॉलिसी आपको बचा कर रही है। वो पिछले मैच में भी बचाती नजर नहीं आई, वो इस मैच में भी बचाती नजर नहीं आई। तो ये तो आप अपने माइंड के अंदर ये हो जाता है कि भाई चलो आप कुर्सी पे बैठे हो, आप देख रहे हो मैच को, चलो हमारे पास 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी है, मगर वो फायदा तो कोई नहीं दे रही। अब बिल्कुल, और अब नेगेटिव अप्रोच है अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आप, मतलब हम जो शो से बाहर बात कर रहे थे कि भाई एक तरफ आप कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, फिर आप कहते हैं कि साहब हमको 9 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए। आप सोच कर देखिए, इस मैच में एक बड़ी खास बात है, इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन है? एडम ज़ैम्पा है। क्या किया एडम ज़ैम्पा ने? आपके 4 विकेट लिए 60 रन देकर। ये काम कुलदीप यादव भी कर सकते थे, अगर आप उनको खिलाते तो वो काम हो जाता है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आप अगर आपको ये चाहिए कि कुलदीप यादव बैटिंग भी करे, वो नहीं हो सकता है। तो ये तय करना है, ये सिर्फ शुभमन गिल को ही क्यों, ये कप्तान के अलावा कोच की भी जिम्मेदारी है कि वो तय करें इस अप्रोच को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आपको बल्लेबाजी में इतनी डिप्थ चाहिए कि आपको एक आपका प्राइम बॉलर जो है, जो अभी आपको एक अच्छी सीरीज जिताकर आ रहा है, एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, आपने फिर उसको बाहर बिठा दिया। पिछला टूर्नामेंट भारतीय टीम जब जीती तो जितनी ज़्यादा तारीफ हुई उसमें कुलदीप यादव अग्रणी खिलाड़ियों में थे। लेकिन अब ये वही है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं। एडम ज़ैम्पा ने जो काम किया, जैसे मैंने कहा, वो काम कुलदीप यादव भी इस मैच में कर सकते थे, लेकिन फिर खराब कैचेस, सही प्लेइंग 11 का ना चुना जाना, और मुझे लगता है कि भाई रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, क्या मतलब अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी का मतलब क्या होता है? क्या हर मैच में 100 रन बनाना होता है? भाई अगर एक खिलाड़ी ने आपको, रोहित शर्मा ने 73 रन बना कर दिए और श्रेयस अय्यर ने 61 रन बना कर दिए, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? बाकी खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में क्या कर रहे हैं? शुभमन गिल क्या कर रहे हैं? विराट कोहली क्या कर रहे हैं? तो सवाल डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा सवाल रखना चाहिए। भारतीय टीम हारी है, और हारी है उसमें इसलिए हारी है क्योंकि आपके कप्तान के रन नहीं आए, आपकी टीम के एक अहम खिलाड़ी के रन नहीं आए, और उसके बाद आपने बहुत ही खराब फील्डिंग की है। और बिल्कुल जी, और प्लेइंग 11 बिल्कुल जी, 11 में भी सही चुनाव जो है वो नहीं किया गया। वही एडम ज़ैम्पा जो है उस तरफ, जैसे आप बता रहे थे, वहाँ पे 4 विकेट ले जाते हैं। आप कुलदीप को खिलाते तो वो यहाँ पर डिफरेंस 2 ही विकेट का था, वो एक आधा विकेट अगर कुलदीप लेते तो फिर मैच इस स्कोर पे भी पलटा जा सकता था। मगर आप अपने उन, और 60 रन दे के लिए उन्होंने, ऐसा नहीं कोई कि 32 रन दे के 4 विकेट लिए, बिल्कुल। लेकिन वो 60 रन देकर भी 4 विकेट उनकी टीम के लिए जीत दिलाने वाले हैं, क्योंकि आपको मिडिल ओवर्स में हमेशा आपको विकेट गिराने होते हैं ताकि साझेदारियां डेवलप ना हो पाए। वही काम हम नहीं कर पाए। बिल्कुल जी, क्योंकि आपने 11 जो है वो सही नहीं चुनी। खैर चलिए, अब तो सीरीज तो हाथ से चली गई है, सीरीज जीतने का मौका अब नहीं है, अब साख बचाने का मौका अगले वनडे में ज़रूर रहेगा। चलिए जी, साख जो है ना, वो विराट कोहली पर बात कर लेते हैं। बल्लेबाजों की एक बार बात कर लें, फिर गेंदबाजों पे आएंगे। उनकी जो है ना वो ज़रूर दाव पर लग गई है, क्योंकि उन्होंने तय किया कि भाई वो ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे, मगर वो खेल रहे हैं और रन बन नहीं रहे। ठीक है, 4 गेंद का सामना किया, 0 रन बनाए। जेवियर बाटलेट ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। सीरीज में लगातार दूसरी बार जो है विराट 0 पर आउट हुए, और वनडे में पहली बार लगातार 2 बार डक उन्होंने बनाया है। पवेलियन लौटते वक्त विराट ने फैंस को अलविदा कहा। बेसिकली क्या है कि लोग तालियां बजा रहे थे, तो विराट ने जो है ना उनका अभिवादन स्वीकार किया, और इस तरीके से वेव करते हुए, बाय करते हुए एक तरीके से चले गए। प्रॉबेबली शायद ये कहने की कोशिश या ये बताने की कोशिश कि ये लास्ट टाइम था मेरा एडिलेड में, क्योंकि इसके बाद पता नहीं एडिलेड में कब वनडे मैचेस होंगे, और वनडे मैच वो सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं। 2027 भी दूर है, और 2027 से पहले मेरे ख्याल से इंडिया का कोई वनडे मैच एडिलेड में है भी नहीं जो स्लॉटेड हो। तो इस तरीके से उन्होंने जो है एक इशारा किया है। मगर जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से वो एक शेल में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो विराट कोहली नजर ही नहीं आता, वो मैदान पर नजर नहीं आता, वो फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आ रहा, खींच रहे हैं अपने आप को। मतलब
उन्होंने खुद ही बोला, उनके ही वर्ड्स हैं कि मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूं जो इम्पैक्ट ना डाल सकूं तो फिर मैदान पर खड़ा रहूंगा, टीम के साथ बना रहूंगा। इम्पैक्ट वो नहीं डाल पा रहे। अब इसको आप दो नजरिए हैं देखने का। एक नजरिया ये है कि भाई अभी तो इन्होंने 2 मैचेस पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, अब ये 2 मैचेस के बाद क्या आप ये तय कर लोगे कि जिसने 15-17 साल बेटन उठा के घूमता रहा अब वो खत्म हो गया है, अब उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, या किस तरीके से इसको देखा जाए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए दोनों ही बातें सही हैं जो आपने कही, और अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट राइट हिम ऑफ। ये तो बड़ा क्लियर है कि आप ये नहीं कह सकते कि इन 2 मैचों के में खाता ना खोल पाने की वजह से आप कह दें कि विराट कोहली ने कुछ किया नहीं है या उनका समय आ गया है या अब उनको छोड़ देना चाहिए, कि आप ब्ला 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 सोशल मीडिया में उन्हीं के ट्वीट को कोट करके जो लोग डाल रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टाइप की चीज़ें बहुत चल रही हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ दूसरा है, या मेरा मुद्दा यहाँ दूसरा है। पहले मैच में जब वो आउट हुए तो आप कह सकते हैं थोड़े से अनलकी थे, वो कैच बहुत शानदार लपक लिया गया, वरना अगर वो थोड़ा सा और आगे पीछे रही होती बॉल तो शायद वो चौका निकल जाता। और कोशिश भी उनकी यही थी कि एक रिस्क वाला शॉट खेला जाए, जहां पर उन्होंने एक रिस्क लिया वो उनके अगेंस्ट चला गया। लेकिन इस मैच में, यानी दूसरे मैच में जो आउट हुए हैं वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। किसी भी बड़े बल्लेबाज को सबसे ज्यादा जो चिढ़ होती है वो 2 तरीके से आउट होने पर होती है, एक बोल्ड होने से और एक एलबी होने से। क्यों? क्योंकि आपका सीधी सी बात यह कि आप गेंद की लाइन को जज नहीं कर पाए, आप गेंद की लाइन में आ गए और अपने पैर को लेकर सामने खड़े हो गए, और फिर आपको ये भी, आपने एक हल्का सा डिस्कशन भी किया रोहित शर्मा के साथ, प्लम एलबी। मुझे लगता है शायद इस बार 0 से ज्यादा, अगर पर्सनली मुझसे आप पूछ रहे हैं, 0 से ज्यादा मुझे उनके आउट होने के तरीके पर आपत्ति है। अगर उनका अगर वो एक इसी गेंद पर एक शॉट मारते और कहीं फाइन लेग पे या लॉन्ग ऑन पे या लॉन्ग ऑफ पे या कहीं पर भी वो कैच आउट हो जाते, शायद मुझे थोड़ी सा तकलीफ कम होती, रन्स उनके तब भी 0 ही होते। लेकिन एलबीडब्ल्यू आउट होना और पिछले मैच में जैसा मैंने कहा फिर आपका वो कैच होना अनलकी रहे। लेकिन हाँ, चूंकि जो हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जब आपके पास एक ही फॉर्मेट हो खेलने के लिए तो आपका हर फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के हर मैच में आपका एनालिसिस होगा। अब ये विराट कोहली पर है कि वो इस टफ टाइम को या इस एनालिसिस को या इस क्रिटिसिज्म को, इस आलोचना को कैसे लेते हैं। आउटसाइड नॉइज कहा करते थे वो, अब जब ये आउटसाइड नॉइज आ रही है तो उसका शोर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वनडे खेलते हैं। क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल जी, और सबसे बढ़िया तरीका हैंडल करने का यही है कि बल्ले से जो है वो जवाब दिया जाए और उसके चांसेस जो हैं वो यहाँ पर कब मिलते हैं। चलिए जी, ग्रेग चैपल को हर कोई जानता है, टीम इंडिया के पूर्व कोच, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी वो रहे हैं। उन्होंने विराट कोहली के बारे में एक बात बोली है, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर इस पर भी बात कर लेंगे कि विराट कोहली को सिर्फ महान बल्लेबाजों की कैटेगरी में रखना उनके साथ अन्याय होगा। कोहली कभी सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। विराट ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। विराट की मानसिकता एक योद्धा जैसी थी। उन्होंने भारत की वनडे टीम को एक तेज, केंद्रित और पूरी तरह से फिट टीम में बदल दिया, जो घर हो या बाहर जीतने के लिए खेलती थी। कोहली अपने कुछ पूर्व खिलाड़ियों के विपरीत आंकड़ों के मोह में नहीं थे। तारीफ तो यहाँ पर ग्रेग चैपल ने बहुत कर दी है, मगर जो ये थे जो हर जगह पे हो रहा है कि ही वॉज, क्या अब वो विराट कोहली नजर नहीं आते हैं? या हम कुछ जंप ज़्यादा कर रहे हैं गन को, या हम ज़्यादा रीड कर रहे हैं कि भाई अब वो पूजा पाठ करने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें चलती हैं कि भाई वो अब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहे, अब वो मैदान पे उस तरीके से एग्रेशन नहीं दिखाते, अब उनका एग्रेशन ही उनकी ताकत थी। वो ऑस्ट्रेलियंस को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन वे में जवाब देते थे वही उनकी ताकत थी। क्या अब वो धार जो चली गई है उस वजह से उनके खेल पर भी असर पड़ गया? अब देखिए, ये कहने की बात है, रन नहीं बन रहे हैं तो आप फिर वही वाली बात है कि 25 एंगल निकाल लीजिए। यही विराट कोहली जब एग्रेसिव होते हैं, जब वो जाकर मैदान में अब्यूज करते हैं या थोड़ा सा फिजिकल किसी को जाके टच करते हैं या कोई भी ऐसा जेस्चर करते हैं, तो आप कहते हैं कि ज़रूरत क्या है इसकी, आप विराट कोहली हैं, दी विराट कोहली, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वही है, क्या होता है ना, जैसे हमेशा कहा जाता है कि सफलता के 100 बाप होते हैं, नाकामी का कोई माँ बाप नहीं होता। नाकामी को जो है ना बहुत अंधेरे में जाकर देखना पड़ता है, बहुत अकेले में झेलना पड़ता है। रन नहीं बन रहे और अब जो ऑप्शन है रन बनाने के वो सीमित है। तो यही मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अब जो इस तरह की आलोचनाएं होंगी कि वो ही वॉज जो शब्द इस्तेमाल होगा या जो भी इस तरह की चीजें आएंगी, इससे कैसे वो पार पाते हैं, यही चैलेंज है, बाकी कोई चैलेंज नहीं। कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सचिन तेंदुलकर ने 99 शतक लगाए थे जी। 100वां शतक लगाने की, 99 से 100 शतक लगाने के बीच एक ऐसा समय आया जब सचिन तेंदुलकर का यह कहना था कि
होटल में मैं जाता था तो रिसेप्शन से लेके और रूम में आने वाले वेटर तक हर आदमी का ये सवाल था कि 100वां शतक आप कब लगाएंगे। उनको मेरे 99 शतक नहीं दिखते थे। तो अब ये वही है कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है। आप ये देखेंगे कि विराट कोहली, कौन से विराट कोहली हैं जो इतना सब कुछ देकर आए हैं भारतीय क्रिकेट को, और या फिर इन 2 मैचेस में नहीं चले। तो आप जिस पर आप चाहें आप उस पर बात कर सकते हैं। जितने मुंह उतनी बात की जो कहावत है वो बिल्कुल यही है। सीधा सीधा जो फॉर्मूला है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, रन्स करने होंगे। आपकी एक पारी जब आएगी जो मैच में इंपैक्ट डालने वाली पारी होगी, अपने आप चीजें फिर वो घूम जाएंगी, बैक टू स्क्वायर वन जो चीज़ें वो हो जाएंगी। देखिए यही होता है, आपका बल्ला चलेगा तो ही बात बनेगी, नहीं तो फिर दुनिया भर की बातें जो हैं वो यहाँ पर बनती रहती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और ना बात एक बार ऑलराउंडर्स की कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स का मोह जो है ना वो टीम इंडिया त्याग नहीं पा रही है, और खास तौर पर गौतम गंभीर। फटाफट से दिखाएं, टीम इंडिया के 3 ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। अक्षर पटेल खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं। अक्षर पटेल को तो चलो आप ऊपर यूज कर रहे हो, बेसिकली कंटेनिंग बॉलर भी है, अपना काम चलो कर जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी को आप तैयार करना चाह रहे हो, उनके लिए आप मतलब एक प्रॉपर बॉलर की जो है ना वो बलि दे रहे हो 11 के अंदर, जो हम कुलदीप यादव की यहाँ पर बात भी कर रहे थे। थोड़े दिनों पहले सर ये पॉइंट आउट आर अश्विन ने भी किया था कि भाई अगर कुलदीप यहाँ नहीं खेलेंगे जहाँ बड़े मैदान है तो कहाँ खेलेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो फार्मूला आपने आईपीएल में चलाया, जो फार्मूला T20 में चल जाता है, वही फार्मूला जो है वो वनडे में चलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऑलराउंडर्स भर लीजिए और उनसे जो है काम निकलवा लीजिए। यहाँ पर जो है 50 ओवर का गेम है, एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड गेम है। वहाँ पर आपको प्रॉपर बॉलर्स चाहिए जो परेशान करके विकेट ले सके। बिल्कुल। और ये मतलब एक्सटेंडेड क्या, सीधा सीधा 20 और 50 का फर्क है भाई। 20 ओवर का गेम और 50 ओवर के गेम में 2.5 गुने का फर्क है। अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं और आपको लगता है कि आप सिर्फ ऑलराउंडर्स भर के काम चला लेंगे, नहीं हो सकता। ये अप्रोच आप किसी भी फॉर्मेट में लेकर नहीं चल सकते। आपके हमेशा हम लोग कहते हैं, और ये मतलब हम लोग क्या गौतम गंभीर को बताने की जरूरत है या शुभमन गिल को बताने की जरूरत है? आपके लिए मैच शुरू होने से पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही चैलेंज होता है। टॉस आपके हाथ में नहीं है, मौसम आपके हाथ में नहीं है, पिच कैसा बिहेव करेगी। लाइए दुनिया का बड़े से बड़ा क्रिकेटर जो कह दे कि नहीं ये पिच ऐसे ही बिहेव करेगी। अच्छे अच्छे सूरमा जो हैं, जो 150-200 200 मैच खेल चुके हैं, उनको नहीं समझ में आता पिच कैसा बिहेव करने जा रही है। तो ये चीजें आपके हाथ से बाहर की हैं। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ एक काम है, आप सही प्लेइंग 11 चुन ले। आप ये जो नई थ्योरीज आ गई ना, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बिठाना है, निचले क्रम तक बल्लेबाजी चाहिए, ये चीजों को कॉम्प्लिकेट करती हैं। जब आप एक सेट पैटर्न पे चलते हैं ना, जो परंपरागत तरीका है कि भाई मेरी टीम में नंबर 6 तक जो है वो बल्लेबाज होंगे, प्योर बल्लेबाज होंगे, उसके बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन टाइप का एक आदमी होगा, फिर एक ऐसा गेंदबाज होगा जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर ले, फिर हमको प्योर गेंदबाज चाहिए। वो रेयर मैच होगा जो एक आध मैच जब आपको वो गेंदबाज बल्लेबाजी करके जिता देगा, वरना आपको मैच जीतने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो बल्लेबाज करते हैं। तो ये अप्रोच, जैसा मैंने कहा कि ये क्लैरिटी चाहिए, ये क्लैरिटी कोच की तरफ से चाहिए, ये क्लैरिटी कप्तान की तरफ से चाहिए, वरना आपकी जो आईसीसी नंबर 1 की रैंकिंग है ना, वो ना तो रातों रात मिलती है और ना रातों रात जाती है, लेकिन जाती जरूर है। तो वो चली जाएगी। बिल्कुल जी, और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आई ओपनर कह लीजिए एक तरीके से, आपको एक बड़ी टीम मिली है, मजबूत टीम मिली है, तो फिर आपको आईना दिख रहा है और वक्त रहते चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए जी अब आते हैं एक ब्राइट स्पॉट पे। रोको की बात जो है हो रही थी, चलो जी को तो नहीं चले मगर रो चल गए, ठीक है। अब रो का दिखाएं जी। रोहित शर्मा ने क्या किया, 73 रनों की उन्होंने पारी खेली। मिचेल स्टार्क ने रोहित को कैच आउट करवाया। एग्रेसिव शॉट खेलकर आउट हुए, डिफेंसिव शॉट खेलकर नहीं। रोहित ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 1000 रन पूरे कर लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन उनके पूरे हो गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 1000 रन बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट में वो पहले भारतीय खिलाड़ी यहां पर बन गए। टिपिकल रोहित शर्मा इनिंग थी। शुरुआत में स्क्रैची नजर आ रहे थे। 1 रन बनाया था पहली 11 गेंदों के ऊपर। एक क्लोज रनआउट का कॉल भी उनका मिस हो गया। और जब ऐसी चीजें होती है ना तो हमें पता होता है कि रोहित शर्मा अब ना एक बड़ा स्कोर करेंगे। चलिए वो बड़ा स्कोर तो नहीं आया, इसे बड़ा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मगर एक 73 रनों की एक हेल्दी पारी जो है ना उन्होंने यहाँ पर जरूर यहाँ पर खेली है। ये एक ब्राइट चीज है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनका, क्योंकि ये भी 2027 तक खेलना चाहते हैं। अब वो 2027 का मसला तो अभी दूर है, मगर ये है कि हाँ कंट्रीब्यूट करें, खेलते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूट किया, फील्ड में एक्टिव नजर आए, बॉलर्स को कुछ ना कुछ बताते हुए नजर आए। तो रोहित शर्मा वेट घटाया है, इंटेंट दिख रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है, वो भूख दिख रही है, वो हंगर दिख रही है, और फिर वो चीज़ें मैदान
मैदान पर भी दिख रही है। बिल्कुल, और हो सकता है जो जिनके जहन में ये प्रश्न हो कि भाई 75.25 की स्ट्राइक रेट से रन क्यों बनाया, वो तो तेज रन बनाते हैं, तो उनको ये समझना जरूरी है कि इस मैच में 17 पर 2 हो गए थे मेरे ख्याल से जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहां पर जरूरत थी कि वो जो आपने कहा कि शुरुआत में 11 गेंद पर उन्होंने 1 रन बनाया, उससे कम से कम आप 250 पार पहुंचे, वरना अगर 17 पर 2 के बाद अगर वो 30 पे 3 हो जाता तो आप फिर ये मैच 200 रन के आसपास होता और फिर ये वैसा ही मैच होता जैसा पिछला मैच था। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मुझे लगता है कुणाल, इस वक्त भारतीय क्रिकेट के लिए, मतलब ये विराट कोहली के लिए या रोहित शर्मा के लिए मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है कि ये बहस अब बंद हो जाए। ये 2027 का वर्ल्ड कप, 2027 का वर्ल्ड कप, 2027 का वर्ल्ड कप, आदमी अगले पल नहीं पता उसको क्या होने वाला है। और ये 2027 का वर्ल्ड कप, वो चाहे कोच गौतम गंभीर हो, चाहे कप्तान शुभमन गिल हो, और चाहे ये दोनों किरदार, इस चर्चा के किरदार है ना दोनों ये दोनों किरदार हो, इन सबको अपने दिमाग से, अपने जहन से अगर 1% भी ये 2027 का वर्ल्ड कप इनके जहन में है, उसको सबसे पहले यहां से ना उतारना होगा। वरना आप ये देखिएगा कि आधे लोग कहेंगे नहीं खेल सकते, क्यों नहीं खेल सकते, उम्र क्या होती है, रन बना रहे हैं तो आप कैसे रोक लेंगे, 10 किलो वजन कम किया है, दिस दैट। आधे लोग कहेंगे नहीं जी, एक 39 साल का हो जाएगा, एक 40 साल का हो जाएगा, फिर यंगस्टर्स को कब मौका मिलेगा, वो स्कीम ऑफ थिंग में नहीं है। और इसका फायदा क्या होगा, वो जो कहते हैं ना कि तीसरी लड़ाई, 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा होता है। तो आपकी जो बड़ी टीमें हैं दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इसके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो अभी बयान देने शुरू कर देंगे। जैसे अभी आपने ग्रेग चैपल के बयान के बारे में बताया, तो होगा क्या कि वो जो एक घर की बात है आपके, ये आप टीम इंडिया के अंदर की बात है, अरे भाई खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये टीम इंडिया को डिसाइड करना है। लेकिन इसमें राय चंद जो है वो इतने हो जाएंगे ना कि वो रायता बहुत फैल जाएगा और वो अननेसेसरली बैगेज क्रिएट करेगा आपके ऊपर हमेशा। और मैं लिख के दावे से कह रहा हूं कि अगर आप 5 आदमी लेकर आएंगे जो ये कहेंगे कि इनको नहीं खेलना चाहिए, तो मैं 5 आदमी लेकर आऊंगा जो कहेंगे कि खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बट सबसे पहले ये डिबेट एंड करनी चाहिए। इसके लिए चाहे बात की जाए इन दोनों खिलाड़ियों से कि भाई देखिए, हम आपको कंसीडर करेंगे अगर आपका फॉर्म रहेगा, फिटनेस रहेगी, या ये दोनों खुद इतने समझदार हैं। बट फॉर गॉड सेक, अब ये 2027 का वर्ल्ड कप ना अननेसेसरली भारतीय टीम, मतलब आप कल की फिक्र में अपने आज को खराब करने वाली बात जो होती है ना, आज खराब हो रहा है आपका इस बेकार की बेवजह की बहस में। बिल्कुल जी, और आज को जो है वो इंटैक्ट यहाँ पर ज़रूर रखना है। ये दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, जानते हैं, टीम का माहौल भी जो है वो बना के रखना है। उम्मीद करते हैं चीज़ें जो है वो बेटर होंगी। अभी एक वनडे मैच बाकी है, उसमें जीत हासिल करनी है। बेशक सीरीज़ आपके हाथ से निकल गई, मगर वो जीत जो है ना वो खुशी देगी, वो आगे के लिए मोटिवेशन देगी, इंस्पिरेशन देगी कि भाई यहाँ से कैरी ऑन करना है। विराट और रोहित अगर उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो और अच्छा जो है यहाँ पर लगेगा। सेलेक्टर्स और जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी भरोसा जो है वो यहाँ पर बना रहेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय।